हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम माल्थेशियन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये थ्योरी डेवलप की गई थी जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, थॉमस रॉबर्ट माल्थस, जो उनका टाइम पीरियड रहा है 1766 टू 1834। दिस थ्योरी developed by थॉमस रॉबर्ट माल्थस। इनका टाइम पीरियड था 1766 टू 1834। ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे। ये बिलोंग करते थे इंग्लैंड से। इनका फील्ड रहा है डेमोग्राफी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके साथ जो माल्थस फेमस थे वो थे माल्थेशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। ये थ्योरी हमें मिलती है उनकी जो बुक थी 1798 में जो पब्लिश हुई थी। 1798 ये बुक पब्लिश हुई थी, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। उसी के साथ माल्थस, इन्होंने आज का जो ये थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, ये थ्योरी इसका जो बेसिक जो आइडिया था वो था माल्थेशियन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो आइडिया हमें मिला, जो उनकी बुक थी 1820 में पब्लिश हुई थी, प्रोग्रेस ऑफ वेल्थ। क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे वो सपोर्ट करते थे कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस यहाँ पे इकोनॉमिक्स में इम्पोर्टेंट नहीं है, और इफ़ेक्टिव डिमांड के बारे में कोई भी इससे पहले इकोनॉमिक्स थे उसे सपोर्ट नहीं करते थे। बट जब ये माल्थस अपनी सोच में उन्होंने गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस से इम्पोर्टेंट है और उसी के साथ जो इफ़ेक्टिव डिमांड है, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने फर्स्टली स्टार्ट किया था। और उसी के साथ जो उनकी जो कॉन्सेप्ट थी इफ़ेक्टिव डिमांड, इससे ही जेम्स केन्स, इन्होंने अपनी सोच माल्थस से ही ली है और उनके ही तरह ये उनकी सोच हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पे उन्होंने सपोर्ट किया है। एक तो सपोर्ट दिया उन्होंने गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, और सेकंड उन्होंने दिया इफ़ेक्टिव डिमांड। ये दो सोच उन्होंने इस सोच से ही अपनी हर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड की है, और इससे ही जो चेंजेस है माल्थस
और जो उससे भी पहले एडम स्मिथ और रिकार्डो, इनकी सोच में हमें ये डिफरेंस माल्थस से चेंज हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से माल्थस अपनी इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कुछ ऐसे पॉइंट से व्यू करते हैं जिससे ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो माल्थस अपनी इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो किस तरह से देखते थे और उनका कॉन्सेप्ट किस तरह का था। तो उन्होंने माल्थस से पहले जो इकोनॉमिस्ट थे वो ऐसे सोचते थे कि अगर सेविंग बढ़ेगी तो कैपिटल एक्यूमुलेशन भी बढ़ेगा और इससे ही कंट्री की ग्रोथ बढ़ेगी और ये ग्रोथ ही ऑटोमेटिकली बढ़ने के साथ साथ नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। तो इसमें कोई भी और किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ऐसा जो अदर इकोनॉमिक्स थे वो सोचते थे। बट माल्थस इसके पूरी तरह से अपोजिट ये सोचते थे। माल्थस कहते थे कि कोई भी इकोनॉमिक्स में कंडीशन ये ऑटोमेटिकली नहीं हो सकती है। तो वो पूरी तरह से अगेंस्ट थे इस सोच से। उनकी राय से स्टैटिक कंडीशन जो होगी वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स में ये पूरी तरह से रॉन्ग है और इसकी तरह ही डेवलपमेंट कंडीशन होने के लिए इकोनॉमिक्स में साइक्लिकल चेंजेस जो अप एंड डाउन जो इकोनॉमी में होते हैं वही इसे इफ़ेक्ट करते हैं। और ना ही जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स सोचते थे कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंजेस होंगे और इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। माल्थस अपनी सोच में जो इकोनॉमी साइकिल है इसको इम्पोर्टेंस देते हैं और उसी तरह से वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ये रिलेट करता है नेशनल वेल्थ से। जिस तरह से नेशनल वेल्थ बढ़ती है तो इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमी में डेवलपमेंट होता है और ये डेवलपमेंट भी बढ़ता है। और उसी के साथ साथ उन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल तरीके से होना चाहिए। जो नेशनल इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल कंडीशन से होता है तभी ही उस कंट्री की इकोनॉमी डेवलप करती है। तो उसमें उन्होंने कहा इकोनॉमी साइक्लिकल चेंजेस। इस कॉन्सेप्ट में दूसरा उन्होंने कहा है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट रिलेटेड टू नेशनल वेल्थ। और इस कॉन्सेप्ट में उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है जो नेशनल इनकम है उसका पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल लेवल से होना चाहिए। इम्पोर्टेंस टू गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम टू इक्वल लेवल। तो हमारा सेकंड पॉइंट है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस पॉइंट में क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं कि इकोनॉमी की डेवलपमेंट जो होती है वो डिपेंड होती है पॉपुलेशन ग्रोथ पे। बट यहाँ पे माल्थस पूरी तरह से इसे रॉन्ग कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है और वो पॉपुलेशन अपनी डेडिकेशन कंट्री के लिए कुछ भी नहीं देते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उस कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। तो ये पॉइंट कहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड ऑन कंट्रीज पॉपुलेशंस ग्रोथ। इट्स नॉट करेक्ट। जो यहाँ पे माल्थस यहाँ पे इसे रॉन्ग कहते हैं
और उन्होंने यहाँ पे जो कहा है कि मोर मोर पॉपुलेशन अगर होता है जो नॉन प्रोडक्टिव या अपनी डेडिकेशन यहाँ पे कंट्री के लिए नहीं करती है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है उस कंट्री के लिए। उसी के साथ माल्थस यहाँ पे इफ़ेक्टिव डिमांड को यहाँ पे मेंशन करते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे इफ़ेक्टिव डिमांड अगर बढ़ेगी, इफ़ेक्टिव डिमांड बढ़ेगी तभी तो नेशनल वेल्थ बढ़ेगा। तो यहाँ पे इफ़ेक्टिव डिमांड जो केन्स ने भी अपनी थ्योरी में इफ़ेक्टिव डिमांड यहाँ पे यूज़ किया है, और ये कॉन्सेप्ट उन्होंने माल्थस से ही लिया हुआ है। और उसके साथ माल्थस यहाँ पे इम्पोर्टेंट देते हैं जो कैपिटल एक्यूमुलेशन है वो अगर बढ़ेगा तो यहाँ पे डिमांड ऑफ लेबर है वो भी बढ़ेगा। कैपिटल एक्यूमुलेशन अगर बढ़ेगा तो उसके साथ जो डिमांड ऑफ लेबर है वो भी बढ़ेगा, और ये बढ़ने से पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो यहाँ पे उस बढ़ी हुई पॉपुलेशन यहाँ पे इफ़ेक्टिव डिमांड की डिमांड होती है। इफ़ेक्टिव डिमांड बढ़ती है और ये बढ़ने के साथ साथ उस कंट्री की जो वेल्थ है उससे भी बढ़ने में हेल्प होती है। तो इससे नेशनल वेल्थ बढ़ती है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। माल्थस कहते हैं कि अगर किसी कंट्री की प्रोडक्शन लेवल अगर बढ़ती है तो उसी तरह से उसका जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपरली होना चाहिए। नहीं तो किसी कंट्री के अंदर जो मेन लोग हैं उनके पास अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, और जो लेबर है या पुअर पीपल है उनके पास अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से अगर नहीं होता है, तो यहाँ पे उस कंट्री की जो नेशनल यहाँ पे डेवलपमेंट होने में और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ये दो मेन कंपोनेंट यहाँ पे नेशनल इनकम या नेशनल वेल्थ होने के लिए यहाँ पे उन्होंने माना है। यहाँ पे दो मेन कंपोनेंट माना है। एक तो फर्स्ट है प्रोडक्शन एंड सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसका सही तरीके से अगर यूज़ नहीं होता है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो ये प्रॉब्लम उस कंट्री की ग्रोथनेस को यहाँ पे लिमिट क्रिएट कर देती है, और यही से ही उस कंट्री को जो अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री के कंडीशन में रख पाती है। तो इससे ही ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो यहाँ पे माल्थस यहाँ पे जो दो कंपोनेंट है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, इसको सबसे ज़्यादा अहम रोल यहाँ पे निभाते हैं। यहाँ पे फैक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे अहम रोल निभाने वाली कंडीशन भी बन जाती है। तो यहाँ पे माल्थस यहाँ पे फैक्टर है जो इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट करने के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे ग्रॉस नेशनल इनकम बढ़ने के लिए जो कैपिटल इम्पोर्टेंट है, ये कैपिटल यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को इम्पोर्टेंट देते हैं। तो ये पोटेंशियल ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये डिपेंड होता है लैंड, कैपिटल, लेबर
और इंटरप्रेन्योर। ये 4 मेन यहाँ पे फैक्टर होते हैं जो यहाँ पे नेशनल इनकम बढ़ाने में हेल्प करती है। अगर ये सही तरीके से अगर ये फैक्टर यूज़ होंगे तो यहाँ पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ये भी यहाँ पे डेवलप करने में हेल्प होती है। तो इससे ये डिपेंड होते हैं। एग्रीकल्चरल सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर, इसको भी ग्रोथनेस मिलने में यहाँ पे हेल्प होती है। तो इसी तरह से ये इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर इनको भी अगर डेवलप होना है तो इस ये डिपेंड है कैपिटल एक्यूमुलेशंस, कैपिटल एक्यूमुलेशंस और लैंड फर्टिलिटी, और थर्ड है टेक्नोलॉजी। अगर कैपिटल एक्यूमुलेशन अगर उस कंट्री के पास है, लैंड फर्टिलिटी है और टेक्नोलॉजी है, ये तीनों फैक्टर ये यहाँ पे ग्रोथनेस करेंगे। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री अगर ये डिपेंड है उस कंट्री के जो पोटेंशियल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को, जो 4 इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्टर माने गए हैं, लैंड, कैपिटल, लेबर और इंटरप्रेन्योर, ये इंटरकनेक्टेड इस तरह से होंगे। तो इसी को यहाँ पे मेन यहाँ पे जो फैक्टर मानते हैं और उसके साथ जो अदर है फैक्टर, अदर फैक्टर माना है उस कंट्री की पॉलिटिक्स को और लोगों की इथिक्स को। ये 2 पॉइंट भी यहाँ पे नॉन जो अदर फैक्टर है, ये फैक्टर को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है माल्थस के द्वारा। तो इसी के साथ वो कहते हैं कि अगर उस कंट्री की ये सब कंडीशन अगर ऐसी है तो उस कंट्री की ग्रोथनेस को बढ़ाने के साथ साथ यहाँ पे वेल्थ सिक्योरिटी लोगों को देने के लिए भी इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो ये डिपेंड होगी उस कंट्री की लॉ, उस कंट्री की गवर्नमेंट, लोगों की हार्डवर्क और इस डेवलपमेंट होने में रेगुलरिटी यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाएगी। और उसके साथ लोगों का जो हॉनेस्ट परफॉर्मेंस है या हॉनेस्ट पॉपुलेशन है, ये भी यहाँ पे हेल्प करती है। तो ये सब होने के लिए ये डिपेंड है फर्स्ट वेल्थ सिक्योरिटी, उसके साथ उस कंट्री की लॉ, उसके साथ वहाँ की गवर्नमेंट, उसके बाद लोगों का हार्डवर्क, उसके साथ रेगुलरिटी और लास्ट वाला पॉइंट हॉनेस्ट पॉपुलेशन। अगर ये पॉइंट या उस कंट्री के पास है तो उस कंट्री को डेवलपमेंट होने में कम समय लगेगा। और इसके लिए ही यहाँ पे माल्थस ने उस कंट्री की डेवलपमेंट किस तरह से होगी ये पॉइंट यहाँ पे देते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेस ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन। यहाँ पे माल्थस, एडम स्मिथ और रिकार्डो, इन्होंने जिस तरह से कैपिटल एक्यूमुलेशन को इम्पोर्टेंट दिया है उसी तरह से माल्थस इसको भी एग्री करते हैं
और यहाँ पे कैपिटल एक्यूमुलेशन को भी इम्पोर्टेंट माल्थस द्वारा दिया जाता है। बट वो कहते हैं कि कैपिटल एक्यूमुलेशन ये डिपेंड होता है कैपिटलिस्ट पे, उनकी जो प्रॉफिट है उस पे डिपेंड होता है। यहाँ पे तो एग्री करते हैं। और उसी के साथ यहाँ पे वो कहते हैं कि कैपिटल एक्यूमुलेशन ये डिपेंड होता है कैपिटलिस्ट की प्रॉफिट पे। और इससे ही कंट्री की वेल्थ बढ़ने में एक पावर यहाँ पे होती है, ऐसा माल्थस कहते हैं। उसी के साथ वो कहते हैं कि अगर कैपिटल एक्यूमुलेशन अगर बढ़ता है तो उस कंट्री की जो इनकम है ये भी बढ़ेगी। कैपिटल एक्यूमुलेशन बढ़ेगा तो उस कंट्री की जो इनकम है वो भी बढ़ती है। तो यहाँ पे माल्थस कहते हैं कि जो इनकम की, नेशनल इनकम की जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो सही तरीके से नहीं होने की वजह से ही, जो इक्वल नहीं होने की वजह से लेबर और कैपिटल इनके पास आने वाला जो डिफरेंस है इनकम का वो हमें दिखाई देता है। तो इससे लेबर के पास जो इनकम है वो उनकी इनकम से उनका मोस्ट ऑफ पार्ट यहाँ पे कंजम्पशन पे जाता है और उनके पास सेविंग नहीं होती है। बट जो कैपिटलिस्ट है उनके पास सेविंग तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं या कंजम्पशन उनका कम हो जाता है। तो यहाँ पे अपोजिट, जब यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट है वो कंजम्पशन कम करे और सेविंग अगर बढ़ाए तो यहाँ पे प्रॉब्लम उस कंट्री के लिए क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ये सेविंग ना ही कोई इन्वेस्टमेंट में जाएगी और यहाँ पे ना ही इन्वेस्टमेंट में जाने की वजह से कैपिटल यहाँ पे उस कंट्री के लिए कन्वर्ट होता नहीं है। ये सेविंग की जो मोड है यही कंडीशन में रह जाती है और उससे कंट्री की डेवलपमेंट में यहाँ पे कैपिटल यहाँ पे नहीं मिलने की वजह से उस कंट्री की डेवलप होने की प्रोसेस और भी आगे निकल जाती है। आगे माल्थस कहते हैं कि इफ़ेक्टिव डिमांड इससे ही इम्पोर्टेंट दिया जाता है, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने में अहम रोल यहाँ पे इफ़ेक्टिव डिमांड क्रिएट करता है। तो वो कहते हैं कि एक तो उन्होंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया है जेबी से जो इकोनॉमिक्स थे उन्होंने यहाँ पे कहा था सप्लाई क्रिएट ओन डिमांड। जो मार्केट के अंदर जितना भी सप्लाई गुड्स एंड सर्विस का हुआ है वो अपनी खुद डिमांड क्रिएट करेगा। इस ये जो जेबीसी का जो सेंटेंस है यहाँ पे उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया है माल्थस ने, और उन्होंने कहा है कि कोई भी सप्लाई अपनी डिमांड खुद ब खुद यहाँ पे तय नहीं कर सकती है। तो इसके लिए इफ़ेक्टिव डिमांड ये प्रोसेस होना ही ज़रूरी है। तो वो कहते हैं अगर सेविंग यहाँ पे बढ़ेगी तो यहाँ पे कंजम्पशन घटता है, कंजम्पशन घटने की वजह से डिमांड भी घटेगा, आउटपुट भी घट जाएगा, इससे लोगों के या मार्केट के अंदर प्रॉफिट भी घट जाएगा। प्रॉफिट घटने की वजह से लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस से ही मार्केट के अंदर डेवलपमेंट को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उन्होंने कहा है अगर इफ़ेक्टिव डिमांड बढ़ेगा तो ही आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो ही डिमांड बढ़ेगी। इफ़ेक्टिव डिमांड बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे डिमांड बढ़ेगा
डिमांड बढ़ने के साथ साथ आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ने के साथ साथ लोगों को प्रॉफिट होगा, लोगों को प्रॉफिट होने के साथ ही इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस सिर्फ इफ़ेक्टिव डिमांड से ही क्रिएट हो सकती है। तो इसके लिए माल्थस इफ़ेक्टिव डिमांड को अहम रोल यहाँ पे समझते हैं। तो अगर अपोजिट जो कैपिटलिस्ट है उनको अगर प्रॉफिट ही नहीं होता है तो ये कैपिटल एक्यूमुलेशन भी घटेगा और जो इकोनॉमी डेवलपमेंट की प्रोसेस भी थम जाती है। तो इसी के साथ यहाँ पे उन्होंने सजेस्ट किया है जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का होना ज़रूरी है और वेल्थ, लैंड, इसका डिसेंट्रलाइजेशन होना ज़रूरी है। तो इसको उन्होंने सजेस्ट किया है। ये सजेस्ट है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ, लैंड, डिसेंट्रलाइजेशन। अगर लैंड की अगर जो कमांड है, अगर कमांड अगर गिने चुने लोगों के पास ही अगर होती है तो जो लोग लेवल के जो लोग हैं उनके पास लैंड नहीं होगा और लैंड नहीं होने की वजह से ही वो अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। उसके साथ उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है इफ़ेक्टिव डिमांड। इफ़ेक्टिव डिमांड से ही नॉन प्रोडक्टिव जो फैक्टर है वो भी बढ़ते हैं। इफ़ेक्टिव डिमांड से होता क्या है, जो प्रोडक्टिव फैक्टर है वो तो बढ़ते ही है, उसके साथ साथ जो नॉन प्रोडक्टिव है फैक्टर है वो भी बढ़ते हैं। और जो नॉन प्रोडक्टिव फैक्टर बढ़ने के साथ साथ कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो भी बढ़ने में हेल्प हो जाती है। इसी के साथ माल्थस कहते हैं कि इकोनॉमिक्स यहाँ पे स्टैग्नेशन की कंडीशन में भी पहुँच जाती है। उसकी रीज़न उन्होंने कहा है कि शॉर्ट रन में अगर डिमांड ऑफ लेबर बढ़ता है तो सप्लाई ऑफ लेबर उसी तरह से यहाँ पे प्रोवाइड नहीं हो सकता है, तो इसको भी प्रॉब्लम हो सकता है इन शॉर्ट रन। अगर डिमांड ऑफ लेबर बढ़ेगी तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ लेबर ये बढ़ने में नॉट पॉसिबल होता है। और उसी के साथ उन्होंने कहा है कि अगर कैपिटलिस्ट के पास जो कैपिटल सप्लाई है वो बढ़ता है तो वो बढ़ने के साथ वो लेबर को या उस पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। कंपैरिजन, अगर वो कहते हैं कि अगर लेबर बढ़ाना है, अगर लेबर बढ़ता है, अगर लेबर बढ़ता है तो कैपिटल सप्लाई भी बढ़ सकता है। बट उसके कंपैरिजन अगर कैपिटल सप्लाई बढ़ता है तो जो कैपिटलिस्ट है वो लेबर पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर उन पे इन्वेस्टमेंट होता है तो उसके साथ उनकी लेबर की जो वेजेस है वो भी बढ़ती है। तो वो बढ़ने के साथ साथ इफ़ेक्टिव डिमांड यहाँ पे उस तरह से नहीं बढ़ती है, क्योंकि जब किसी लेबर की या किसी इंसान की अगर इनकम बढ़ती है तो वो इनकम बढ़ने के साथ साथ उनकी कंजम्पशन उस तरह से नहीं बढ़ती है। उनका जो इनकम का पार्ट होता है वो यहाँ पे सेविंग में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो कंजम्पशन है लोगों की वो घटती है और लोग लग्जरी लाइफ यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। सेविंग या अपनी फ्यूचर का यहाँ पे सोचते हैं और उससे सेविंग को भी बढ़ने की हेल्प हो जाती है। तो ये वो कहते हैं कि जो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और यहाँ पे जो डिमांड है वो घटती है, तो इससे क्या होता है
यहाँ पे लोगों को प्रॉफिट मिलना बंद हो जाता है, आउटपुट यहाँ पे कम हो जाता है, फिर कैपिटल एक्यूमुलेशन भी घटता है। और यही वजह है स्टैग्नेशन आने की वजह, मोर पॉपुलेशन एंड लो कंजम्पशन। मोर प्रोडक्शन एंड लो कंजम्पशन। और ये इकोनॉमिक में स्टैग्नेशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने सजेशन दिए हैं। एक तो वो कहते हैं कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री इसे इक्वल बैलेंस करना ज़रूरी है। इक्वल बैलेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। सेकेंड वो कहते हैं इफ़ेक्टिव डिमांड को इंक्रीज करना इम्पोर्टेंट है। अगर ये दो कंडीशन यहाँ पे कंट्रोल होती है तो यहाँ पे इकोनॉमिक जो स्टैग्नेशन है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसी के साथ जो माल्थस ने अपनी ये डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट दी है, इस पे भी कई इकोनॉमिक्स यहाँ पे क्रिटिस करते हैं। और इसमें ये कुछ पॉइंट्स है, वो कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन डज नॉट कम टू अ स्टैग्नेशन। अगर कैपिटल एक्यूमुलेशन अगर होता है तो उससे यहाँ पे कंट्री पे स्टैग्नेशन आता ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और इससे श्योरिटी तो नहीं है कि कैपिटल एक्यूमुलेशन होने के वजह से ही स्टैग्नेशन आता है। बट यहाँ पे माल्थस कहते हैं कि स्टैग्नेशन आने की जो रीज़न है वो कैपिटल एक्यूमुलेशन ज़्यादा होने की वजह से ही होता है। तो ये यहाँ पे क्रिटिस किया गया है, द प्रोसेस ऑफ कैपिटल accumulation does not come to a stagnation। सेकेंड है नेगेटिव व्यू ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन। माल्थस यहाँ पे जो एडम स्मिथ और रिकार्डो है उनकी तरफ भी यहाँ पे कैपिटल एक्यूमुलेशन को एग्री करते हैं। किसी कंट्री की डेवलपमेंट होने के लिए यहाँ पे कैपिटल एक्यूमुलेशन ज़रूरी है। बट माल्थस कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा जब यहाँ पे कैपिटल एक्यूमुलेशन अगर होता है तो ये रीज़न होता है उस कंट्री की स्टैग्नेशन को आने की। बट यहाँ पे अदर इकोनॉमिक्स कहते हैं कि यहाँ पे माल्थस ने कैपिटल एक्यूमुलेशन को नेगेटिव व्यू से ही देखा है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नॉन प्रोडक्टिव कंज्यूमर्स प्रॉब्लम क्रिएटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नॉन प्रोडक्टिव कंज्यूमर्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अदर इकोनॉमिक्स कहते हैं कि अगर नॉन प्रोडक्टिव जो फैक्टर है अगर उस पे ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो उससे मिलता तो कुछ नहीं है, बट प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट हो जाएगी कि इकोनॉमी डेवलपमेंट में यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। बट माल्थस कहते हैं कि अगर जो प्रोडक्टिव फैक्टर है अगर ये ग्रोथ करेंगे तो नॉन प्रोडक्टिव फैक्टर भी यहाँ पे ग्रोथ करेंगे। बट अदर इकोनॉमिक्स यहाँ पे इसे इस पॉइंट पे यहाँ पे माल्थस के यहाँ पे क्रिटिस करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
वन साइडेड थिंकिंग फॉर सेविंग। माल्थस यहाँ पे कहते हैं कि अपनी इस थ्योरी में जो पुअर लोग हैं या लेबर है, ये लोग सेविंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी ज़रूरतें बहुत ही ज़्यादा होती है और उनका इनकम का मोस्ट ऑफ पार्ट यहाँ पे कंजम्पशन पे होता है और सेविंग करने वाले पर्सन सिर्फ कैपिटलिस्ट लोग ही कर सकते हैं। तो अदर इकोनॉमिक्स ये कहते हैं और यहाँ पे क्रिटिस करते हैं कि वन साइडेड थिंकिंग यहाँ पे सेविंग पे की गई है, बट रियलिस्टिक में ऐसा होता है जो कोई भी इंसान अगर हो अपनी इनकम का कुछ ना कुछ यहाँ पे पार्ट यहाँ पे सेविंग पे यहाँ पे मोड पे होता ही होता है और उनकी ज़रूरतें पूरी करके वो सेविंग करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।